वेलकम बैक बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास में। पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल पढ़ लिया था। इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, और वो भी उसकी एंड ऑन पोजीशन पर। ठीक है, फिर हमने देखा था सेकंड पोजीशन का नाम था ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। एंड ऑन के रिजल्ट्स के एक बार रिकैप कर लो। इंटेंसिटी and potential due to an electric dipole। तो एंड ऑन या एक्सियल पोजीशन के लिए जो हमने रिजल्ट्स देखे थे, एक्सियल नाम से जाहिर है कि पॉइंट उसकी एक्सिस पर है, यानी यहां पर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द डाइपोल। तो इंटेंसिटी का रिजल्ट आ गया था बच्चों 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ही जनरल रिजल्ट था। एंड फॉर अ शॉर्ट डाइपोल इंटेंसिटी का रिजल्ट आ गया था 2kp अपॉन आर क्यू। चाहे पर्टिकुलर जनरल केस हो चाहे पर्टिकुलर केस हो, जो नेट फील्ड थी, नेट इंटेंसिटी आपकी जो आ रही है, इसका डायरेक्शन किसके अलोंग था? पी के अलोंग था, इन द डायरेक्शन ऑफ पी। और जो पोटेंशियल का रिजल्ट आया था बच्चों, पोटेंशियल रिजल्ट आया था kp अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लिखिए। पोटेंशियल रिजल्ट आया था kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, जनरल रिजल्ट। एंड फॉर शॉर्ट या आइडियल डाइपोल के लिए ये बन गया था kp अपॉन आर स्क्वायर। ये दो रिजल्ट देखे हमने पोटेंशियल के लिए, जनरल केस और पर्टिकुलर केस, और इंटेंसिटी का जनरल केस और पर्टिकुलर केस। ठीक है, अब बात आती है इंटेंसिटी पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेकंड पोजीशन थी, सेकंड पोजीशन का नाम था ब्रॉड साइड ऑन या इक्वेटोरियल पोजीशन। नंबर 2 है ब्रॉड साइड ऑन या इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक, इसमें क्या होता है? when the point is taken at the right bisector of the dipole। जब पॉइंट को हम ले लेते हैं कहां पे? राइट बाइसेक्टर पे। राइट मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब जो दो हिस्सों में बांटता है, इक्वली डिवाइड करने वाला रहता है बाइसेक्टर। ठीक है, तो इसके रिजल्ट को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। हेडिंग डाल दो, ब्रॉड साइड ऑन और इक्वेटोरियल पोजीशन। और कहां पे ये पॉइंट? व्हेन द पॉइंट इज टेकन एट द राइट बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। ठीक, देखा जाए।
ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये है राइट बाइसेक्टर। यहाँ पे हमें इंटेंसिटी बतानी, यहाँ बता सकते हो, यहाँ बता सकते हो, बात एक ही है, क्योंकि ये लाइन इस डाइपोल को दो हिस्सों में बांट रही है और ये पॉइंट बी ले लिया जाए। तो समझने वाली बात पुरानी वही है कि ये डिस्टेंस भी एल है और ये डिस्टेंस भी एल है, तो हमारा डाइपोल मूवमेंट पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल हो जाएगा। ये बात हम याद रखेंगे फर्दर यूज के लिए। अब वेक्टर है, इंटेंसिटी इज अ वेक्टर, तो वेक्टर के हिसाब से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि डायरेक्शन है, ठीक है, वेक्टर के लिए हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो, पॉजिटिव चार्ज से लाइंस आउटवर्ड बनाते हैं हमेशा की तरह, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड ई। ठीक, अगर हम एक लाइन हॉरिजॉन्टल यहां पे खींच दें, ठीक, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है। इस ई का इधर कंपोनेंट क्या बनेगा बच्चों, ई कॉस थीटा, इधर क्या बनेगा, ई साइन थीटा। ये तो हो गई पॉजिटिव चार्ज की फील्ड। यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले लिया जाए y, क्यों, क्योंकि पॉइंट का डाइपोल से डिस्टेंस होता है r, तो पॉइंट बी का डाइपोल से डिस्टेंस सेंटर से लिया जाता है, वो है r। अब अगर ये y है बच्चों, तो ये भी कितना है y, तो इस वजह से पॉजिटिव चार्ज की फील्ड का मैग्नीट्यूड और नेगेटिव चार्ज की फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों है इक्वल, क्योंकि किसी भी पॉइंट से क्या होती है, पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक होती है के क्यू बाय वाई स्क्वायर, के क्यू बाय वाई स्क्वायर। के क्यू बाय वाई स्क्वायर, तो E इज इक्वल टू के क्यू बाय वाई स्क्वायर, पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव से इनवर्ड, ये तो E इसको भी लिखेंगे, E इसको भी लिखेंगे, लेकिन डायरेक्शन अलग है, पॉजिटिव नेगेटिव से inward। अब अगर ये थीटा बच्चों, तो ये भी क्या है थीटा, ठीक। अब इसके इधर कंपाउंड बनाओगे तो इधर क्या बनेगा, ई कॉस थीटा, इधर क्या बनेगा, ई साइन थीटा। ई कॉस थीटा अपवर्ड, ई कॉस डाउनवर्ड, दोनों क्या करेंगे दूसरे को कैंसिल, और नेट फील्ड किस तरह से बनेगी, ई साइन थीटा प्लस ई साइन थीटा, तो नेट फील्ड हो गया हमारे पास 2e साइन थीटा, 2e साइन थीटा। तो नेट फील्ड को अगर हम सॉल्व करें, 2 ई की जगह क्या लिखेंगे, के क्यू बाय वाई स्क्वायर इनटू क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। साइन थीटा में ट्राइंगल से दिख रहा है क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी साइन थीटा बन गया हमारा L अपॉन वाई। तो इंटेंसिटी बन गई हमारे पास साइन थीटा L अपॉन वाई, यहां लिखते हैं, और E का रिजल्ट आगे लिख देते हैं, 2kq अपॉन वाई स्क्वायर इंटू L अपॉन वाई। तो इसको अगर लिखना चाहे मैनिपुलेट करके लिखें, के क्यू इंटू टू एल अपॉन वाई स्क्वायर इंटू वाई, क्या बन जाएगा बच्चों, वाई क्यू। और अब क्यू इंटू टूवेल्व को क्या कहते हैं, पी कहते हैं। तो नेट रिजल्ट हमारा ये बन रहा है के पी अपॉन वाई क्यू, और वाई तो बच्चों दिख रहा है पाइथागोरस थ्योरम से कि ये इसका बेस अगर या परपेंडिकुलर अगर एल है और बेस आर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से वाई बराबर क्या लिख रहा हुआ, क्या लिखा हुआ है, आर स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर का अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, उसको रिप्लेस कर दें तो ये रिजल्ट बन गया बच्चों आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, और ये जो नेट फील्ड जा रही है ये डाइपोल पी के, तो पी का डायरेक्शन कहां से कहां है, माइनस से प्लस, तो पी का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन क्या बच्चों, अपोजिट है। ठीक है, तो वहां पे क्या था, एंड ऑन में सेम था, यहाँ पे क्या है, अपोजिट टू पी। इतना नोट करो फटाफट तेजी के साथ, ये है बच्चों जनरल रिजल्ट। ठीक बच्चों,
कंपोनेंट्स की वजह से हमें दिख रहा है कि जो नेट फील्ड है वो डाइपोल पी के अपोजिट आ रही है। इनका क्या हुआ, तो ई कॉस थीटा ऊपर, ई कॉस थीटा नीचे, ये दोनों कैंसिल हो गए, नेट फील्ड ये जा रही है। ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा थीटा आपने वर्टिकल से लिया या थीटा आपने हॉरिजॉन्टल से लिया, रिजल्ट विल रिमेन सेम। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है E बराबर केपी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2, ये है बच्चों जनरल रिजल्ट। और ये जनरल रिजल्ट क्योंकि इंटेंसिटी वेक्टर है तो हमेशा इसके बगल में लिखा रहेगा अपोजिट टू पी, यानी डायरेक्शन मेंशन करना है। तो अगर डायपोल ऐसे रखा हुआ है तो नेट फील्ड ऐसे बन रही है, डायपोल इस तरह रखा होता है प्लस इधर माइनस इधर तो फील्ड इधर बनती है, यानी अपोजिट टू पी। अब डिपेंड करता है कि डायपोल किस तरह से रखा हुआ है। कभी इसको आई और जे और के टर्म से बोलना चाहो तो बोल सकते हो। अगर हम इस डायरेक्शन को देख रहे हैं और यहाँ इसको ओरिजिन मान लें तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया प्लस आई कैप। अगर ये प्लस आई कैप है तो नेट इंटेंसिटी किधर हो गई, माइनस आई कैप। ठीक है, डायपोल अगर आप जे पे रख देंगे, जे पे डायपोल ऐसे की जगह ऐसे रख देंगे और ब्रॉड ऑन पे इधर या इधर कहीं भी देखेंगे तो प्लस जे का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस जे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी एट माइनस जे। जबकि एंड ऑन में क्या था, अगर डायपोल प्लस आई कैप पे है तो फील्ड भी प्लस आई कैप, माइनस आई कैप तो फील्ड भी माइनस आई कैप एंड सो ऑन। तो एंड ऑन और ब्रॉड ऑन में दो मेजर डिफरेंस क्या दिख रहे हैं, एक तो फॉर्मूला का डिफरेंस तो दिख ही रहा है, दूसरा डायरेक्शन ब्रॉड ऑन में पी के अपोजिट होता है और एंड ऑन में सेम होता है। ठीक है, ये हो गया जनरल रिजल्ट, होपफुली आपने लिख लिया होगा। अब पर्टिकुलर केस देखा जाए, पर्टिकुलर मतलब फॉर अ शॉर्ट डाइपोल और फॉर एन आइडियल डाइपोल देखा जाए। फॉर अ शॉर्ट या इसको कहते हैं आइडियल डाइपोल के लिए आर इज मच मच ग्रेटर देन एल मानते हुए, तो क्योंकि हमारा जनरल रिजल्ट आया अभी E इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, यहां से हमने आर बहुत ज्यादा मान लिया तो एल स्क्वायर को कर दो नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट हो जाएगा तो पावर अंदर आएगी, 2 और 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या कि फॉर अ शॉर्ट और आइडियल डाइपोल रिजल्ट इज केपी अपॉन आर क्यू। ये आ गया आपका एक पर्टिकुलर केस। ठीक है, पर्टिकुलर केस में ब्रॉड ऑन में जो रिजल्ट आ रहा है केपी बाय आर क्यू, एंड ऑन में कितना था 2 केपी बाय आर क्यू। तो दोनों के जनरल रिजल्ट्स को सॉरी पर्टिकुलर केस को कंपेयर करें, सो सो ई एंड ऑन भी जो आ रही थी कितनी थी 2 केपी बाय आर क्यू, ब्रॉड ऑन पे जो फील्ड आ रही थी दैट इज अभी जो आई है केपी बाय आर क्यू। तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो क्या दिख रहा है कि एंड ऑन की फील्ड जो है वो ब्रॉड ऑन की जस्ट 2 टाइम्स है, एंड ऑन फील्ड इज 2 टाइम्स ऑफ द फील्ड ऑफ ब्रॉड ऑन पोजीशन। ठीक है, ये आप याद रखेंगे जनरल पर्टिकुलर केस में। और दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस डायरेक्शन का है, एंड ऑन में फील्ड और पी का डायरेक्शन सेम है, ब्रॉड ऑन में फील्ड और पी का डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक, इसको लिख लीजिए कंपैरिजन को, एंड ऑन ब्रॉड ऑन के कंपैरिजन। दिस इज इंटेंसिटी। अब बताती है पोटेंशियल की।
ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि एंड ऑन की जो फील्ड है वो ब्रॉड ऑन की 2 टाइम्स है। ठीक, और डायरेक्शन का डिफरेंस याद। अब आता है नंबर 2, पोटेंशियल। पोटेंशियल एट ब्रॉड ऑन पोजीशन। ठीक है ना, पोटेंशियल देखो बच्चों बहुत ही आसान। पोटेंशियल में तो आपको कुछ खास मेहनत करनी ही नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल पहली बात तो स्केलर है, तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। मैग्नीट्यूड आपको देखना है, और किसी पॉइंट चार्ज का आर या वाई डिस्टेंस पे अगर कह दिए कोई पॉइंट चार्ज है, इससे वाई डिस्टेंस या पोटेंशियल बताओ, तो कह दोगे के क्यू बाय वाई। बस इतनी बात है। तो बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव है और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है वाई, उतना ही डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज से वाई इस पॉइंट बी का। तो क्या समझे, समझे ये कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हो गया के क्यू बाय वाई, कैसा, पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल हो गया माइनस के क्यू बाय वाई, कैसा, नेगेटिव। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया बच्चों, वी टोटल बराबर जब लिखोगे तो जाहिर सी बात है नेट पोटेंशियल कितना हो गया, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, दोनों को जोड़ दिया, फॉर्मेलिटी के लिए लिखे दे रहे हैं के क्यू बाय वाई पॉजिटिव प्लस माइनस के क्यू बाय वाई, सो द रिजल्ट इज 0। ठीक बात, यानी कि टोटल या नेट पोटेंशियल ऑन ब्रॉडॉन इज ऑलवेज 0। ये बात आप याद रखेंगे ऑलवेज एंड ऑलवेज, कि ब्रॉडॉन पे पोटेंशियल 0 है, जबकि एंडॉन पे पोटेंशियल 0 नहीं था। तो नोट करिए।
तो बच्चों याद रखेंगे ब्रॉड ऑन पे पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो। सिंपल रीजन है, जितना पॉजिटिव पोटेंशियल उतना नेगेटिव पोटेंशियल, तो टोटल सम कितना हो गया जीरो, इन दोनों जोड़ोगे जीरो आएगा। तो चारों रिजल्ट यानी दो रिजल्ट इंटेंसिटी के, दो रिजल्ट पोटेंशियल, एंड ऑन पे और ब्रॉड ऑन। एंड ऑन पे, एंड ऑन पे इंटेंसिटी, अगर कुछ ना कहें तो हम आइडियल की बात करते, 2 kp बाय आर क्यू। एंड ऑन पे पोटेंशियल kp बाय आर स्क्वायर। ठीक, ये एकदम समझी दिमाग में रखनी है। ब्रॉड ऑन पे इंटेंसिटी केवल kp बाय आर क्यू, और ब्रॉड ऑन पे पोटेंशियल सीधा सीधा जीरो। तो ये चार बातें आपको याद रखनी। अब बात आती है कि सर जरूरी थोड़ी ना कि एंड ऑन पे ही हमसे पूछा जाए, डायरेक्ट एक्सिस पे पूछे या ब्रॉड ऑन पे पूछे, कहीं पूछ सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो उस केस में क्या करते हैं और कैसे रिजल्ट आएगा, तो समझ लो बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन है। नंबर 3, E and V due to a dipole at any position between, between end on and broadside on position। ठीक है, एंड ऑन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के बीच में कहीं भी आपको अगर देखना है तो क्या करेंगे, तो समझो। ठीक है, थोड़ा सा वेक्टर कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अच्छा रखना है अपना, और उसको यूज करके आपको रिजल्ट फटाक से मिल जाता है। ठीक है, बात दो चीजों की हो रही है, E एंड V। तो जब इसको निकालेंगे तो हमें दो चीज बतानी है, एक तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और जब V की बात करेंगे तो केवल और केवल मैग्नीट्यूड, बिकॉज इट इज स्केलर एंड दिस इज वेक्टर। ठीक है, चलो देखो, हेडिंग डाल दी होगी ना, हेडिंग के बाद देखो, हेडिंग लिख लो, एंड ऑन और ब्रॉड ऑन के बीच। ठीक, देखो अब यहां पर थोड़ी सी वेक्टर की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, और ये रिजल्ट हमेशा बात करते हैं किसके लिए, आइडियल डाइपोल के लिए। तो दिस इज पी, ये थी हमारी ब्रॉड ऑन, ये हमारी एंड ऑन पोजीशन, सॉरी ये हमारी ब्रॉड ऑन, ये हमारी एंड ऑन पोजीशन। अब पॉइंट कहीं यहाँ पर है, मान लो यहाँ और यहाँ के अलावा कहीं भी, यहाँ कहीं भी हो सकता है। यानी कि वो जो पॉइंट है वो डाइपोल के साथ बच्चों एंगल बना रहा है थीटा। ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे कई सारे एंगल्स का खेल होता है, थीटा अल्फा बीटा बहुत कुछ होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको पकड़ना होता है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस पर। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, हम यहाँ पर ना बी पॉइंट पे हैं ना ए पॉइंट पे, हमें सी पॉइंट, विच इज बिटवीन एंड ऑन एंड ब्रॉड ऑन। ठीक, तो बच्चों P इज अ वेक्टर हमें मालूम है, तो P का इधर कंपोनेंट देख लो, P का इधर कंपोनेंट, तो इधर P का कंपोनेंट जो बनेगा बच्चों, बनेगा P
कॉस थीटा। ठीक, इसे कह सकते हो P1, इसका नाम रख दिया हमने P1, एक्स वाई नहीं रखा, P कॉस को कह दिया P1। तो ये जो पॉइंट है ये P1 के कहां पर है, P पे नहीं, P1 के कहां पर है, कह दोगे सर ये पॉइंट P1 की एक्सियल पोजीशन, P1 की एक्सियल पर है। पहले पूरी बात और कर लो। P का इधर कंपोनेंट क्या बना, P cos थीटा, इधर क्या बना, P sin थीटा, इसे क्या कहते हैं P2। ठीक है, यानी जो P था, P, अब उस P को हम नहीं देख रहे हैं, उसके दो कंपोनेंट, यानी उसको रिजॉल्व कर लिया, रिजॉल्व इन द कंपोनेंट्स P1 एंड P2, करेक्ट। और अब इस पॉइंट को हम P1 और P2 के रेस्पेक्ट में देख करके बोलेंगे। अब आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है कि जो अभी आप पढ़ के आए, वो क्या पढ़ के आए, वो पढ़ के ये आए हैं कि अगर कोई डायपोल P1 ऐसे होता और हम उसके यहां पर होते, तो ये पोजीशन P1 के हिसाब से क्या कहलाती, कौन सी कहलाती, तो ये एंड ऑन कहलाती। इसकी फील्ड किधर होती, इसकी फील्ड P1 के अलोंग होती, E1 पॉइंट C पे जो फील्ड होती वो P1 के अलाउंग होती, कितनी, E1। E1 की वैल्यू कितनी होती, E1 की वैल्यू होती 2kp1 by r क्यूब। अगर कोई डायपोल P1 होता तो फील्ड यही होती, यस सर यही होती। अगर कोई डायपोल P2, कोई डायपोल P2 होता, अभी इसको मत देखो यार, तुम इसको देखो कन्फ्यूज होने लग जाओगे, इधर देखो। अगर कोई डायपोल P2 होता और तुम उसके ब्रॉड ऑन पोजीशन पर होते, तो इसकी फील्ड E2 किधर होती, ब्रॉड ऑन पे फील्ड P के हिसाब से किधर होती है, तो फील्ड P के हिसाब से अपोजिट होती है, यानी ये होती हमारी E2। और E2 की वैल्यू क्या होती, E2 की वैल्यू होती केवल kp2 by r क्यूब। बताया था अभी, बार बार एम्फेसाइज किया था ना कि एंड ऑन की फील्ड ब्रॉड ऑन की डबल होती है, एंड ऑन 2kp1 by r क्यूब और ब्रॉड ऑन केवल kp by r क्यूब। और अब तुमसे हम ये बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर कोई डायपोल P1 होता और तुम उसके एंड ऑन पे होते तो फील्ड क्या होती, 2kp1 by r क्यूब, और ब्रॉड ऑन पे होते तो क्या होती, kp2 by r क्यूब। सिंपल, ओके। अब यहां आ जाओ, अब हम यहाँ P को रिजॉल्व कर चुके हैं P1 और P2 में, P1 और P2 में। तो ये पॉइंट C जो है P1 के रेस्पेक्ट में कहां पर है, तो कहोगे सर एंड ऑन पर है। तो अगर एंड ऑन पर इसकी फील्ड क्या हो जाएगी, E1। कैसे, इस तरह से, किधर, P1 के अलोंग। ठीक, अब इसी पॉइंट को बच्चों P2 के हिसाब से देखो, P2 के हिसाब से देखो तो तुमको मालूम है एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि साइन और कॉस कंपोनेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये पॉइंट C P2 के क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ओके, इस पॉइंट पर P2 की जो फील्ड है वो किधर होगी, तो P2 के अपोजिट होगी, ये रही E2, P2 के अपोजिट। होपफुली आप समझ पा रहे हैं। अगर P1 P2 को अलग अलग इस तरह से दिखाते तो यहाँ कोई नई बात नहीं हो रही बच्चों, एंड ऑन और ब्रॉड ऑन की बात हो रही है। वही चीज यहाँ दिख रही है कि P का इधर कंपोनेंट बनाया P cos थीटा P1, इधर कंपोनेंट बनाया P sin थीटा यानी P2। P1 के हिसाब से दिख रहा है कि P1 की एक्सिस पोजीशन पर रखा हुआ है, तो P1 की फील्ड E1 इसके अलोंग दिख रही है, P2 की फील्ड इसके अपोजिट E2 दिख रही है, करेक्ट। अब E1 E2 दोनों की वैल्यू मालूम है, तो यहाँ पे जो नेट फील्ड आ रही है बच्चों वो E1 प्लस E2 नहीं है। क्यों, क्योंकि फील्ड इज अ वेक्टर, इंटेंसिटी इज अ वेक्टर, तो नेट फील्ड इन दोनों के बीच में कहीं यहां जा रही होगी, इसको कहते हैं ई नेट। दिस इज द नेट फील्ड, दिस इज द नेट फील्ड। तो नेट फील्ड का रिजल्ट कैसे आएगा, नेट फील्ड का रिजल्ट आएगा फॉर्मूले से, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है, 0। तो रिजल्ट आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 कितना हो गया, 0। ठीक है, तो नेट फील्ड आ गया हमारे पास E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ठीक बात।
E1 की वैल्यू हमको मालूम है, E2 की वैल्यू हमको मालूम है, ये दोनों वैल्यूज ये और ये जब आप यहाँ रिप्लेस करते हैं, P1 को आप P cos थीटा बोलते हैं, P2 को P sin थीटा बोलते हैं बच्चों, तो सॉल्व करके आपको रिजल्ट मिलता है E net is equal to KP by R cube ब्रैकेट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये रिजल्ट आ जाता है बच्चों नेट फील्ड का। जब आप E1 क्या पुट करेंगे यहाँ पर 2kp1 by r क्यूब, अगर जगह है तो P1 की वैल्यू रिप्लेस कर दें, ये जगह नहीं दिख रही है, यहाँ लिख देते हैं। देखो बच्चों E1 को जब आप लिखोगे 2kp1 by r क्यूब और P1 को क्या लिखोगे, P1 को लिखोगे P cos थीटा by r क्यूब, E2 को क्या लिखोगे केवल kp2 by r क्यूब और P2 क्या आएगा P sin थीटा अपॉन r क्यूब। अब इसे और इसे यहां रिप्लेस कर लेना, इतना तो रिप्लेस कर ही लोगे शर्म करके और सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके रिजल्ट ये आ जाएगा। इतना भी ना कर पाना तो व्हाट्सएप कर देना, हम तुमको फिर पेपर पूरा सॉल्व करके भेज देंगे, ठीक है। दिस इज द मैग्नीट्यूड kp अपॉन r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये है क्या, ये मैग्नीट्यूड आया, केवल मैग्नीट्यूड आया। अब क्या चाहिए हमें, इसका डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन क्या होगा, तो लेट्स से कि नेट फील्ड ने E1 के साथ एंगल बना रखा है अल्फा, कितना अल्फा, ठीक है। तो बच्चों E2 के पैरेलल E2 बना लेंगे और उसके बाद हम tan अल्फा निकाल लेंगे। तो फिलहाल आप इतना कर लीजिए, P के कंपोनेंट P cos थीटा P1, P sin थीटा P2, ये पॉइंट P1 के हिसाब से एंड ऑन है तो E1, ये पॉइंट P2 के हिसाब से ब्रॉड ऑन है तो E2। E1 E2 की नेट फील्ड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 के हिसाब से ये आ गया। E1 की वैल्यू, E2 की वैल्यू, P1 P cos थीटा, P2 P sin थीटा, इनको रिप्लेस करके सॉल्व किया, ये रिजल्ट आ जाता है kp अपॉन r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इतना नोट कर लीजिए। डायरेक्शन की बात इसके बात कर लेते हैं, वरना ज्यादा हो जाएगा, है ना, ओवरहेड हो जाएगा, ओवरहेड ट्रांसमिशन चालू हो सकता है। इतना लिख लो।
ठीक बच्चों, अब बात आती है डायरेक्शन की। तो E1 की वैल्यू क्या है? E1 की वैल्यू है 2kp1 बाय आर क्यू। E2 की वैल्यू क्या है? kp2 बाय आर क्यू। अब हमें एंगल बताना है, तो E2 इज अ वेक्टर, E1 इज अ वेक्टर, तो E2 के पैरेलल में E2 ऐसे शिफ्ट कर लो, क्योंकि वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यह हम वेक्टर्स में जानते हैं। एज अ रिजल्ट बच्चों एक बन गया ट्राइंगल, है ना, जिसका बेस है E1, जिसका परपेंडिकुलर है E2। तो हम यहां से बोलेंगे व्हाट इज tan अल्फा, तो tan अल्फा रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी E2 बाय E1। ठीक बात। E2 की वैल्यू रिप्लेस कर दो, क्या करोगे? K P2 बाय R Q अपॉन E1 की वैल्यू रिप्लेस कर दो, क्या? 2K P1 बाय R Q। आर क्यूब से फ्री हो जाओ, के और के को उड़ा दो, बचा कौन? बचा tan अल्फा इज इक्वल टू P2 अपॉन 2P1। नाउ व्हाट इज P2? P2 है हमारा P साइन थीटा अपॉन व्हाट इज P1? P1 हमारा P कॉस थीटा। तो P और P कैंसिल। tan अल्फा कितना आ गया बच्चों? हाफ इंटू साइन बाय कॉस tan थीटा। ठीक, तो रिजल्ट आ गया tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ इंटू tan थीटा। So this is the angle of the resultant field, angle of the resultant field alpha। ठीक, ओके, इसको नोट कर लो। फिर अल्फा कहां से नापा जा रहा है इसको हाईलाइट करेंगे, और फिर देखेंगे कि एक और एंगल आपका इंतजार करे, इसका नाम है बीटा। इतना लिख लो पहले फटाफट। देखो अल्फा नापा कहां से गया, तो ये पॉइंट यहां से यहां पे जो डिस्टेंस तय था आर, क्योंकि हमेशा पॉइंट का डिस्टेंस आर हम कहां से लेते हैं? डाइपोल के सेंटर से। तो डाइपोल का सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? आर। ठीक, एंगल याद हो क्या? tan phi इज हाफ इंटू tan थीटा, 1/2 इंटू tan थीटा, इसको याद हो।
ये हो गया आर, ये हो गया थीटा, इधर जा रही थी E1, इधर जा रही थी E2, ये रिजल्ट हो गया नेट फील्ड का, और ये एंगल हो गया अल्फा। तो अल्फा कहां से नापा जाता है? आर से। ठीक है, तो अल्फा के बारे में क्या बोलोगे? एंगल विद द पोजीशन वेक्टर, पूरा डिटेल लिखो, एंगल ऑफ नेट फील्ड with the position vector r। ठीक, और थीटा तो मालूम है, थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल ऑफ द पोजीशन वेक्टर विद द डाइपोल। अब बच्चों क्या करो, इस नेट फील्ड वाली लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लो, मतलब नीचे तक ट्रेस करो ऐसे। तो अब नेट फील्ड का डाइपोल की एक्सिस से, ठीक है, एक्सिस ऑफ द डाइपोल, नेट फील्ड का डाइपोल की एक्सिस से एंगल है कितना? बीटा। तो व्हाट इज बीटा? तो बीटा के बारे में बोलेंगे, एंगल ऑफ द नेट फील्ड विद द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, डाइपोल की एक्सिस से एंगल है बीटा। नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड थीटा? तो ये अल्फा बच्चों, तो ये एंगल भी कितना है? अल्फा। और यहां से आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से मालूम है कि एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? बीटा हो गया अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, अल्फा हम जानते ही क्या था, टेन अल्फा अभी हमने देखा था, हाफ इंटू टेन थीटा। तो इस तरह से हमारे इस पॉइंट पे तीन एंगल इन्वॉल्व हो जाते हैं, थीटा, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, थीटा हमें मालूम है, फिर भी इसके बारे में लिख लेते हैं, एंगल ऑफ द पॉइंट जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पॉइंट सी, विद द डाइपोल। ये डायग्राम बना के बच्चों तीनों एंगल एकदम साफ साफ दिखाएंगे, अल्फा, बीटा, थीटा। और ये भी लिखेंगे व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा, पर थीटा भी लिख लो, पता है हमें क्या है, लेकिन फिर भी लिख लो। और ये रिलेशन बिटवीन अल्फा, थीटा एंड बीटा, प्लीज नोट इट डाउन। तो यहां आपको सारे डायग्राम से सारी चीज दिखाई गई हैं। ठीक है, समझना बड़ा जरूरी है, समझने के बाद इसको रटेंगे। पहले समझ लो कौन सा एंगल किसका है और कहां से नापा गया है।
ठीक है बच्चों, अल्फा बीटा एंड थीटा। अब एक क्विक समरी देख लो जो तुमने अभी पढ़ा है, ये तीसरी पोजीशन जो थी बिटवीन एंड ऑन एंड ब्रॉड ऑन, इसको एक बार और देख लो क्विक समरी, क्योंकि बोर्ड के लिए जब आप पढ़ते हैं तो ये इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं आपको पढ़ाया जाता, क्योंकि एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन समझना जरूरी होता है। यहाँ पर हम हैं और ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 45 वॉट एवर, जो भी एंगल क्वेश्चन देगा, नेट फील्ड ये हो जाती है आर के साथ, आर वाली लाइन के साथ इसका नेट फील्ड का एंगल है अल्फा। तो पहली चीज, नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, तो नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड आया केपी बाय आर क्यूब ब्रैकेट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। हम इस फॉर्मूले को चला के देख लेंगे मशीनरी हमारी सही चल रही कि नहीं चल रही, चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। क्रॉस चेक बच्चों ऐसे करेंगे कि अगर हम ब्रॉड ऑन पे होते यहाँ पर तो हमारा थीटा हो जाता 90, अगर हम ब्रॉड ऑन पे तो थीटा कितना होता 90 हो जाता है, ऐसे घुमा दें थीटा 90 हो जाता। तो ब्रॉड ऑन के लिए थीटा को पुट कर दो 90, जैसे ही 90 पुट करोगे cos 90 हो जाएगा 0, बचेगा क्या, केवल 0 प्लस 1 इज 1, क्या बचेगा kp बाय आर क्यूब। तो रिजल्ट हमारा सही आ रहा है, हाँ सही आ रहा है, ब्रॉड ऑन भी तो होता था। अच्छा, जब आप यहां होते हो यहाँ, तो यहाँ है कौन सा पॉइंट, एंड ऑन, कौन सा, एंड ऑन। तो जब एंड ऑन पे आएंगे तो इस लाइन को आप नीचे ले आइए, नीचे लिए यहाँ आ गए, जैसे यहाँ पहुंचे थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, यानी एंड ऑन पे थीटा आपका 0 डिग्री है। ठीक है, तो 0 डिग्री जैसे ही cos 0 पुट करेंगे बच्चों, cos 0 होता है 1, तो 3 इंटू 1 बचा 3, 3 प्लस 1 4, 4 का अंडर रूट 2, तो रिजल्ट कितना आ गया, ई एंड ऑन वाला रिजल्ट आ गया, यहां बचा 3 प्लस 1 4, 4 का रूट 2, तो आ गया 2 के पी बाय आर क्यूब। तो वही रिजल्ट आ रहा, हाँ बिल्कुल वही आ रहा, यानी हमारा फॉर्मूला सही है, मशीन हमारी सही काम कर रही है। ठीक, तो ये हो गया नेट फील्ड का फॉर्मूला। एंगल जो अल्फा था उसका रिजल्ट आप रखना टेन अल्फा हाफ इंटू टेन थीटा। ये दो बातें आपको याद हो गई। अब बहुत ही सिंपल बात है कि वही डाइपोल जो अभी हम थोड़ी पहले पढ़ा था, काफी मेहनत करी, अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी, अब हमें पढ़ना पोटेंशियल, तो एक शॉर्ट में आंसर आ जाता है। कैसे, पी का इधर कंपोनेंट क्या बना बच्चों, इधर बना P cos थीटा, जिसको हम कहते हैं P1, और इधर क्या बना था, इधर बना था P sin थीटा, जिसको हम कहते हैं P2। ठीक है, तो अब नेट फील्ड की बात छोड़ो, तो डायरेक्शन का हो चुका है। अब पॉइंट सी पे बच्चों हमें बताना है पोटेंशियल, पोटेंशियल बिटवीन एंड ऑन एंड ब्रॉड साइड ऑन, पोटेंशियल बताना। तो ध्यान से देखो, ये पॉइंट P1 के कहां पर है, एंड ऑन पर, और P2 के कहां पर है, ब्रॉड ऑन पर। तो ड्यू टू V पोटेंशियल, ड्यू टू P2 कितना होगा बच्चों, तो ब्रॉड ऑन पे पोटेंशियल हमेशा कितना होता है, 0। जैसा कि हमने पढ़ा था ना, ब्रॉड ऑन पोटेंशियल हमेशा कितना होता है, 0। तो बोलते हैं V ड्यू टू P1, P1 के कहां पर है ये, तो कहोगे सर ये P1 के एंड ऑन पर है। तो एंड ऑन पे पोटेंशियल क्या होता था, Kp1 बाय आर स्क्वायर, Kp1 बाय आर स्क्वायर, Kp बाय आर स्क्वायर जनरल फॉर्मूला है। और P1 यहाँ पे कौन है, P1 यहाँ पर P cos थीटा, तो बन गया Kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर। बस, इसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो पोटेंशियल एट एनी पोजीशन बिटवीन एंड ऑन एंड ब्रॉड ऑन का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, Kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर। और इसको आप चला के देखना, तो चला के देख लो मशीनरी सही है कि नहीं है। अगर आप ब्रॉड ऑन पे जाएंगे थीटा कितना हो जाएगा 90,
तो cos 90 0, एंड ऑन पे जाएंगे थीटा हो जाएगा 0, cos 0 1 क्या आएगा kb by r स्क्वायर, वही रिजल्ट होता था। तो ये घूम फिर के हमारा रिजल्ट वही आ जाया करेगा। तो ये हो गया पोटेंशियल एट एनी पोजीशन बिटवीन एंड ऑन एंड ब्रॉड ऑन, kp cos थीटा by r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की दो चीजें, वैल्यू एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन अल्फा और एक और एंगल है बीटा, जिसके बारे में हमने लिखवाया, होपफुली हमने लिख लिया होगा, इसको नोट कर लो बच्चों। ठीक बच्चों, अब ये दो रिजल्ट जो आपने लिखे हैं, इंटेंसिटी और पोटेंशियल एट एनी पोजीशन बिटवीन एंड ऑन एंड ब्रॉड ऑन, इसको आप याद रखेंगे। और अगले वाले क्लास में इससे हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स, थोड़े सीधे क्वेश्चंस होंगे, थोड़े ट्विस्टेड होंगे। और फिर हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक कि डाइपोल किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाए, किसी बाहरी फील्ड में रख दें, तो उसमें क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें, रिवाइज करते रहें, घर पे ही रहें, कहीं बाहर आने जाने की जरूरत नहीं है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।